अच्छा बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ये ईमेल रिकमेंडेशन कर ली थी। हाँ, क्वेश्चन 3 जल्दी से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लेन हाउ वन इंटरनल सोर्स ऑफ एक मिनट जी। अली मुझे टेस्ट कौन सा? नहीं बेटे, वो अभी नहीं चेक हुआ। मैं अब लाया नहीं हूँ टेस्ट मेरे पास इस वक्त है, लेकिन फिलहाल पेपर करो फिर देख लेंगे। अभी आपका मैंने एक टेस्ट वापस करना है ना, उसके साथ मुझे याद करा देना, दूसरा भी डिस्कस करें। किस चैप्टर का मार्केटिंग का? सेक्शन 6 का वो अभी वापस नहीं किया बेटे मैंने, वो बाद में करेंगे। हाँ, एक्सप्लेन हाउ वन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस could be used by FO as it expands। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि लुक फॉर हिंट्स, जो कि उन्होंने यहाँ पर हमें दिए हुए सवाल के अंदर। तो आप लोगों ने अच्छा, सबसे पहले जल्दी का रेफरेंस कर लेते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में आते हैं वो जरिए पैसों का इंतजाम करने के वो तरीके जहां पर कारोबार या मालिकों की तरफ से पैसा आता है, जैसे अगर सेविंग्स है, सेल ऑफ आइडल एसेट्स है। और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है रिटेन प्रॉफिट और री इन्वेस्टेड प्रॉफिट। एक्सटर्नल में बाकी सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब मुझे रेकमेंड करने से पहले ये देखना है कि 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन दी थी उसने मुझे। तो मुझे कोई ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढना है जिसको मैं आसानी से डिटेल में समझा सकूं, और जिसके लिए मैं मुझे 2 नंबर एप्लीकेशन की भी लेने हैं, 2 से 3 नंबर, तो मैं उसमें डेटा भी अप्लाई कर सकूं। अब यहाँ पर उसने हमें केस स्टडी में बताया है कि ये 20 साल पुरानी कंपनी है, और उसने लिखा हुआ है कि अच्छा, 20 साल जो कंपनी चलती है वो सारी सर्वाइवल पे नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि वो सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसके बाद वो चल रहे हैं। उसके बाद शेयर होल्डर्स ने री इन्वेस्ट किया प्रॉफिट को, ये बात उसने ऑलरेडी लिखी हुई है। अच्छा, अब सबसे पहले इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, वन इंटरनल वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस that can be used by FO as it expands. Ideally, I would go for reinvestment of profit। इसकी वजह से मैंने सारी बात की कि 20 साल से बैठे हुए तो वो अभी ऑलरेडी उनके पास मौजूद होगा। देखना शुरू करते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में पहला लिखिए, आपने अटेंड किया है। अब मैं लिख पा रहा हूँ, फिर आपने अपने आप को मार्क्स देने होंगे कुछ हो। आपने कौन सा इंटरनल चूज किया था? Not bad, not bad. लेकिन was there any data application? चलो भी लिखते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में लिखे रिटेन प्रॉफिट और री इन्वेस्टेड प्रॉफिट। इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखे फॉर मेनी इयर्स shareholders have already sacrificed and they can still continue with it as it's a family and they can still continue with it। उसने लिखा है केस स्टडी में आंसर कि वो उन्होंने री इन्वेस्ट किया था ग्रोथ के लिए, तो चूंकि फैमिली बिजनेस है तो अभी कोई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। फोर्थ पैरा में फॉर मेनी इयर्स एफओ शेयर होल्डर्स हैव रीइन्वेस्टेड प्रॉफिट टू प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर ग्रोथ। इसमें अभी तक एतराज कुछ नहीं हुआ, और फैमिली ओन्ड है चैन फैमिली का। हाँ जी, तो क्या लिखा है? Considering it's a family, or considering Chen family agrees for it. Considering Chen family agrees for it. Considering Chen family agrees for it. And it would save them from loan and related interest payment.
it would save them from loan and related interest payment. However, downside भी लिखते हैं क्योंकि हमने उसका पूरा वो सोर्स एक्सप्लेन करना है. However, at one stage or the other, shareholders might eventually object on it. However, At one stage or the other, shareholders might object on it as they are unable to spend profits earned for improving their own standard of living. As they are unable to spend earned profit for improving their own standard of living. not able to spend, कहाँ पे हो बेटे? as they are unable to spend, As they are unable to spend much of it for improving their own standard of living. As they are unable to spend much of it for improving their own standard of living. And during recessions, एक मिनट है जस्ट कुछ रिसेशन का दिया हुआ था इसने केस स्टडी में. During recession, this option becomes difficult to use. and during the session, This option would become difficult to use. Especially when profits are level of profits are low. कितनी लाइनें आएंगी इशार? पेपर पे कर रही हो, कॉपी पे कर रही हो? इशार बेटे पेपर प्रिंट आउट पे कर रही हो, कॉपी पे कर रही हो? 10. अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छह. हाँ, थोड़ा सा आखिरी पार्ट हम स्किप कर सकते थे. चलो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें सबसे आसान और मुझे तो हमेशा या अगर वो इंटरनल और एक्सटर्नल की शर्त ना भी रखे तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हर बिजनेस पे हर माहौल में फिट हो जाता है वो लोन का है. तो इसका लिख सकते हैं कमर्शियल बैंक लोन्स. आपने कौन सा लिखा एक्सटर्नल? सर देखिए 20 years से बने हैं, 70 से होते हैं तो काफी. क्राउड फंडिंग थ्योरेटिकली हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते उन्हें कुछ हो, लेकिन क्राउड फंडिंग यूजुअली होता है फॉर लॉन्चिंग न्यू आइडियाज जिसमें ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती. तो आप रिस्क टेकर्स को इनवाइट करते हो, वो आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया. जैसे फेसबुक था, उसको वेंचर कैपिटलिस्ट ने फाइनेंस किया. तो वेंचर कैपिटलिस्ट और ये क्राउड फंडिंग जो इस तरह की चीजों के लिए यूज होती है. ये तो एक फर्नीचर वाला बिजनेस है. मैं ये नहीं कह रहा यूज नहीं हो सकता, लेकिन ये कि प्रैक्टिस है कि क्राउड फंडिंग इज मोर ऑफन यूज्ड फॉर डायनामिक न्यू आइडिया जहां पर ट्रेडिशनल लैंडिंग अवेलेबल ना हो. ये तो एस्टैब्लिश बिजनेस है, इनकी क्रेडिट हिस्ट्री नोन है, इनका वो क्या कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स अवेलेबल है, क्योंकि फर्नीचर मेकिंग के लिए चाहिए जमीन होगी, इनके पास फर्नीचर है. तो वो ये इसलिए इनके केस में क्राउड फंडिंग कोई एडवेंचरस तो नहीं है. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गलत तरीके में आपको वैसे बता रहा हूँ. अच्छा जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे लिखिए बैंक लोन्स. उसमें आप लिखें expansion might require larger amounts. Expansion might require larger amounts. So medium and long-term loans can be used
by pledging some of the business assets can be used can be used by pledging some of the business assets by pledging रहन रखवाना नहीं होता by pledging some of the business assets as security so any amount can be arranged at any time of the year so any amount can be arranged at any time of the year but it would require repayment and payment of interest at any time of the year but it would require repayment and payment of interest but it could require repayment and payment of interest and in case FO defaults on its payment and in case FO defaults on its payment then bank might force it to sell its assets foreclosure जिसे कहते हैं bank might force it to sell its assets by force it to sell its assets such as machinery to be used in furniture manufacturing such as machinery to be used for furniture manufacturing अहमद बेटे आपको समझ आ रही है लॉजिक आंसर की यस सर हम लोगों ने डेटा इस्तेमाल किया है लोन के फायदे नुकसान जो नोट्स में भी लिखे गए बुक में भी है वो भी बताए और डेटा भी इस्तेमाल किया है अच्छा जी बी पार्ट पे आते अच्छा सबसे पहले जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया हुआ था अपने आप को मार्क्स थे ये जरूरी है अपने आप को मार्क करना वीकेंड पे आपका काफी काम है इस दफा और असल में अब मेरा काम आपकी चेकिंग है विशाल और अहमद आपने किया अटेम्प्ट ये वाला जो हमने अभी डिस्कस किया ये आपने किया था अटेम्प्ट 3A आइडेंटिफिकेशन का एक उसके 2 नंबर तो तुक्के मिल जाएंगे आपको दोनों आइडेंटिफिकेशंस का एक नंबर है एक्सप्लेनेशन में टोटल 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन है 2 नंबर आप उसमें या 2 से 3 मुझे याद पड़ रहे होते हैं लेकिन आप फिलहाल 2 नंबर एप्लीकेशन के कर लें और जो उसके एक का बस कम एक या 2 टोटल 3 पॉइंट्स उसकी लिखे एक्सप्लेनेशन में तो मिनिमम प्रूफ है 2 आइडेंटिफिकेशन हो गई ना बेटे हाँ तो 6 मार्क्स के हो गए ना तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक एक्सप्लेनेशन एक सोर्स की लिखी हुई है उस पर मिनिमम एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज है अगर स्प्रेड होता हो अगर स्प्रेड नहीं होता फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दो और टोटल एडवांटेज डिसएडवांटेज मिला के एक्सप्लेनेशन में 3 होने चाहिए विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस स्टडी तो आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 6 एक्सप्लेनेशन में से एक तो 2 आइडेंटिफिकेशन के हो गए ना उसमें तो नाम ही लिखना था 3 आउट ऑफ नहीं लिखना इतना तो आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज में नहीं लिखना था चलो अच्छा चलो मैं अभी रिटर्न वर्क पे चेक करूंगा वीकेंड पे कर सकता अली हमजा इशाल और अहमद रिमेंबर कि आप लोगों को वीकेंड पे अभी P1 का ही काम मिलेगा क्योंकि उसके हम टॉपिकली कर चुके हैं उसका हमने आंसर्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं लेकिन वो टेस्ट फॉर्म में होंगे 2 पेपर्स मिलेंगे आपको तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जून 2021 के दोनों पेपर 1 जो है 11 और 12 इनकी मार्किंग स्कीम नहीं पढ़नी 3 नहीं हमजा इशाल और पूरा कर
दो पेपर 1 आपने वीकेंड पे करने, एक जुमे को कर लेना, एक हफ्ते को कर लेना, पूरा पूरा करना P1। और मेरा सर फ्राइडे को टेस्ट होगा या फिर क्लास? बेटे ये टेस्ट है आपके, लेकिन करोगे घर पे, सर मतलब पूरा पेपर सर 1 फ्राइडे को इधर आना है पूरा आगे? पेपर 12। हाँ जी, कौन सी 2000 मैं ग्रुप पे भी लिख दूंगा, 2000 लिख लो, सारे नोट कर लो, इसकी मार्किंग स्कीम ना पढ़ना। 2021 का जून के दोनों वेरिएंट जो है 11 और 12, वो आपने वीकेंड पे सॉल्व करके मुझे मंडे को सबमिट कराने हैं। और आप लोगों के पास, बल्कि अगर आप लोग मंडे को ही सबमिट कराने, आज क्या है वेंसडे, तो थर्सडे फ्राइडे आपके पास और सैटरडे भी मिला लो, 3 दिन में कोर्स रिवाइज कर लो। और संडे को दोनों पेपर अटेंड कर लेना, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और मंडे को मुझे जमा करा देना। विशाल, would you be able to do that? I suppose it's a yes. Okay, thank you. आगे चलेंगे। सर फ्राइडे को क्या होगा? इधर आके क्लास होगी कि क्लास टेस्ट होगा? फ्राइडे की अब क्लासेस नहीं होगी। आप मतलब ऑफिशियली वो 2 टेस्ट ही हैं आपके इस वीकेंड के ऊपर, लेकिन चूंकि आपका पूरा कोर्स रिवाइज होना है, तो आपको फिर मैं वो ये कह रहा हूँ कि आप लोग बेशक संडे को दोनों अटेम्प्ट कर लो, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपने सारा सिलेबस रिवाइज करना है। तो पेपर 1 जो है वो आपने फिर संडे को 2 करने हैं, और फिर मुझे मंडे को जमा कराने हैं। इशाद और अहमद भी प्रिंट आउट के लिए भेज देंगे नजीर साहब को दोनों पेपर्स, तो वो फिर मुझे मंडे को मिल जाएंगे। वो फिर अब P1 तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में आंसर डिस्कस किए हैं उसके, तो यू शुड बी एबल टू अटेंड इट। हमने हर सेक्शन का टेस्ट किया हुआ है, तो आपको भी इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। 3 दिन रिवीजन के लिए है। अच्छा जी, उसके बाद और नेक्स्ट वीकेंड ऑनवर्ड्स फिर हम पेपर 2 के टेस्ट होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इस वीकेंड पे हम 2 मॉडल P1 कर लें, ताकि पता चल जाएगा कितने पढ़ लेंगे। अच्छा जी, 3B पर आ जाओ। Consider the advantages and disadvantages to FO of using a wholesaler, रिटेलर और सेलिंग के मैंने आपको खास तौर पे अलग से डिक्टेशन कराई दी है इंटरमीडियरीज के नाम से, रोल ऑफ इंटरमीडियरीज के नाम से। Consider the advantages and disadvantages to FO of using a wholesaler, retailer, or selling direct to customers when distributing its products. Which channel of distribution should FO use? Justify your answer. फर्नीचर है तो वो डायरेक्टली वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें 2 बातें होती हैं। उसमें नेचर ऑफ फर्नीचर बताया है, आउटडोर फर्नीचर है, वरना मैं आपको कहने लगा था कि फर्नीचर में कुछ छोटे साइज का फर्नीचर भी होता है, जैसे ऑफिस फर्नीचर है, एक होम फर्नीचर होता है जिसका साइज ज्यादा होता है। ऑफिस फर्नीचर में खाली टेबल चेयर्स होती हैं। इनके केस में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आउटडोर फर्नीचर में टेबल चेयर्स और आउटडोर फर्नीचर, जैसा कि ये तस्वीर में बना हुआ है, ये बैठने के लिए धूप धूप का शेड इसमें बनाया हुआ है बेंच के साथ। तो ये आप इस ये मीडियम साइज में आ सकता है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो कि हम लोगों ने जो डिटर्मिनेंट्स थे, जो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, तो इसमें हम लोगों ने कहा था यूनिट साइज और वैल्यू। इस केस में दोनों मीडियम है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। परचेज फ्रीक्वेंसी इनकी लो है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर ट्रेवल कर सकता है, उसको ईज ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड नहीं है। ये खैर हम रिकमेंडेशन में करेंगे, बाकी अभी फिलहाल तो हमने चैनल्स को डिस्कस करना है। तो पहले होलसेलर का डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको लिखवाया है, पूरा कॉपी पेस्ट है। होलसेलर का मैंने आपको लिखवाया है। कोई बच्चा जिसके पास नोट्स ना हो तो मैं दोबारा डिक्टेट करा देता हूँ। जैसा मैंने नोट्स में लिखवाया है वैसा ही होलसेलर है, वैसे ही रिटेलर है। और पहला जो चैनल 1 था, सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स, ये भी पूरा कॉपी पेस्ट है, और तकरीबन इसी लेंथ के दिए मैं आपको। किसी बच्चे के पास ना हो, मार्केटिंग में प्लेस का चैप्टर था, वहां इनके रोल लिखवाए गए हैं। होलसेलर, रिटेलर और चैनल 1, सेलिंग डायरेक्ट टू कस्टमर्स में ये चैनल 1 आता है। एमआर, वुड यू बी एबल टू फाइंड इट फ्रॉम योर नोट्स? यार पता नहीं बोलते क्यों नहीं है बच्चे।
बेटे अगर नहीं है तो भी मुझे बताओ, मैं किसी को कहूँ ग्रुप पे रख दे, अगर है तो भी बताओ ताकि हम सब रिपीट ना करें। यस सर। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन पे आ रहा हूँ और मैं आपको ब्रीफली बता दूं, लिखोगे आप लोग घर में जाके इसको। होलसेलर होता है जो, रिटेल नहीं करवा रहा, होलसेलर होता है जो कि रिटेलर्स को बेचता है, और यह प्रोड्यूसर और रिटेलर के दरमियान स्टोर करता है गुड्स, और दोनों के दरमियान ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स, और अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरी में प्रमोट भी कर सकता है छोटे लेवल के ऊपर। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि अगर ये एफिशिएंट नहीं है तो वक्त पे चीजें डिलीवर नहीं होंगी, और दूसरा इसका नुकसान ये है कि कमीशन पे करना पड़ेगा इसको, होलसेलर कमीशन करना पड़ेगा, वो हम नहीं देंगे, वो अपने मार्जिन बेसिस में रखते हैं। हाँ लेकिन वो तो एक अंदर छोड़ा ना, पेट्रोल किसी ने भी पल्ले से नहीं बनवाना, लेकिन वो उसका मार्जिन रखता है या नहीं रखता, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, तो होलसेलर उसी हिसाब से आपको रेट बेट करते हैं। क्या पेप्सी की बोतल मार्केट में 110 की मिल रही है 1.5 लीटर वाली, तो होलसेलर का रेट होगा 100 रुपए का, तो जो उनको 10 रुपए बच रहे हैं, सॉरी, तो होलसेलर का रेट होगा 90 रुपीज 92 रुपीज, 8 रुपए बच रहे होंगे, तो वो पर बोतल 8 रुपए बच रहे हैं ना, तो वो उसी में से उसने पेट्रोल निकालना है, किराया निकालना, अपना मार्जिन निकालना है, लेकिन उनकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती है तो उनको थोड़े में भी बचत हो जाती है। दुकानदार का केस में लॉजिकली उसका प्रॉफिट मार्जिन इससे ज्यादा होता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी होती है। होलसेलर ने तो 1000 दुकान को बेचना है, रिटेलर ने 150 बोतलें लेनी है, तो इस वजह से रिटेलर का मार्जिन ज्यादा होता है, होलसेलर का कम होता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी कॉस्ट भी होती है। अच्छा, रिटेलर कौन है? इन सेंस में फाइनल कस्टमर, इसकी वजह से चीज आपको करीब से मिल जाती है, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती है, और वो क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। रिटेलर के केस में भी मसला ये है कि इसको कमीशन पे करना पड़ता है। सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स के केस में, सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स के केस में एक मसला ये होता है कि हमने इसकी दो मिसालें की थी। एक मैंने आपको बाटा सर्विस की मिसाल दी थी और मैंने कहा था कि उन्होंने अपना रिटेल नेटवर्क खुद बनाया है। बाटा और सर्विस की दुकान पे जब हम जाते हैं या सबवे पे या पिज्जा हट पे जाते हैं तो वी आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। जब हम अशरफ समोसे वाले के पास जाते हैं, बाटा की दुकान पे जाते हैं, हम लोग मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, वी आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। लेकिन इन सारी मिसालों में अशरफ समोसे वाले के अलावा बाकी सब एग्जांपल में कॉमन क्या है कि ह्यूज रिटेल नेटवर्क है व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहली बार हमने यही की थी। अशरफ समोसे वाले की अप्रोच में मसला ये है कि उसका रिटेल नेटवर्क बड़ा नहीं है, लेकिन उसके पास सिर्फ नेबरहुड कन्फाइंड कस्टमर्स होते हैं, तो टारगेट मार्केट बहुत स्मॉल होती है। इस वजह से सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स की केस में ये दो इश्यूज है। जो एक इसमें काउंटर आर्गुमेंट बनता है वो ये बनता है कि अगर आप ऑनलाइन पे चले गए, ऑनलाइन के केस में ये होता है कि फिर आपको जो रिटेल नेटवर्क है वो एस्टेब्लिश भी करना पड़ता है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक अच्छा आंसर ये तीनों बातें कवर कर सकता है यहाँ पे, लेकिन यूजुअली पेपर्स में ऑनलाइन को वो अलग से मेंशन करते हैं। आई थिंक उसने यहाँ पर मेंशन किया है वो ऑलरेडी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो इसके केस में जो फायदे होंगे वो ये है कि डायरेक्ट फीडबैक मिलती है कस्टमर से, कमीशन नहीं देना पड़ता होलसेलर रिटेलर को। डाउन साइड ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खुद बेयर करना पड़ती है, स्टोरेज भी खुद रखना पड़ता है। अब हम आते हैं रिकमेंडेशन पे, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इस वक्त मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि हम लोग रिकमेंडेशन को ज्यादा फोकस करके प्रैक्टिस कर सकें। तो होलसेलर रिटेलर और सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर मैंने आपको रिवाइज करा दिए, लिखने के लिए अपने नोट्स रिवाइज कर लेना, रिकमेंडेशन मिलकर लिखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस सिलसिले में रिटेलर्स के केस में, उसमें आप लिखें FO should sell through retailers। अच्छा, अहमद, इशाल और अली हमजा and rest the other two in the classroom। एक आपको और टॉपिक लिखवाया था प्लेस के अंदर, डिटर्मिनेंट्स फॉर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी उमेर कुसुम बात कर रही थी, जिसमें हमने फ्रेजिलिटी का जो उसका
पेरिशेबिलिटी वगैरह का, परचेज फ्रीक्वेंसी का, यूनिट साइज, यूनिट वैल्यू का, नेचर ऑफ गुड का, नीड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस का, ये सारे फैक्टर हमने लिखे थे। जो कंक्लूजन है वो उनकी बुनियाद पर होगी। ऊपर उसने होलसेलर और रिटेलर का रोल समझाने के लिए कहा है, वो हमने कर दिया, नोट से कॉपी पेस्ट पूरा पूरा एज इट इज। रिकमेंडेशन में हम वो वाला कंटेंट यूज करेंगे जो हमने प्लेस के चैप्टर में लिखा है। तो लिखना शुरू करते हैं। एफओ शुड sell through retailers, large scale retailers, who would be able to stock its goods in larger quantities and customers from different areas would be able to buy FO furniture from the retailer closest to them. From the retailer closest to them. Considering furniture is not small size units, considering furniture is not small size units, so there won't be too many change of hands. And there would be, and commission will have to be paid to retailers only. There won't be too many change of Hands. अच्छा, there won't be too many change of hands. इसके आगे add करें, sorry. There won't be too many change of hands के आगे add करें. That would ensure safety of furniture. That would ensure safety of furniture. Cause and effect. There won't be too many change of hands. That would ensure safety of furniture. However, however, retailers will have to be paid with their commission. And some furniture might get damaged while being in retailer's custody. Some furniture might get damaged in retailer's custody. But considering low purchase frequency of furniture, and some furniture might get damaged in retailer's custody, but considering low purchase frequency of furniture and aim of spreading the distribution, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नंबर लिख पा रहा हूँ। And aim of spreading distribution, low purchase frequency of furniture. फर्नीचर जब आप यहीं पे कंक्लूड करते हैं, retailers would be suitable. Large scale retailers would be suitable. या ये लिख लो, या इससे बेहतर है, considering low purchase frequency of furniture, wholesalers are not needed.